आतंक की पगडंडी, ये वो इलाका है जहां जाना मना है। ये वो इलाका है जहां आतंकवादियों की लगातार नजर रहती है। ये इलाका पाकिस्तान के नापाक इरादों का गवाह है। ये जीरो लाइन है, जिसे आप सरल भाषा में भारत और पाकिस्तान की सीमा भी कह सकते हैं। इस जीरो लाइन में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां हर दूसरे दिन पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश की जाती है। इसी जीरो लाइन पर पहुंचा IBN-7 और हमने वहां के रखवालों BSF के साथ देखा किस मुश्किल से ये लोग देश की सरहद की रखवाली करते हैं। ये वो जीरो लाइन है जिसे लेकर आज ही खुफिया विभाग का बड़ा अलर्ट आया है, और ये अलर्ट ये है कि आतंकवादी जम्मू में एक बड़ा हमला कर सकते हैं। देखिए जीरो लाइन से हमारी विशेष रिपोर्ट, आतंक की पगडंडी। आतंक की पगडंडी, यानी जीरो लाइन। वो लकीर जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक युद्ध भूमि में से एक कहा जाता है। आतंक की पगडंडी, जहां से होकर भारत का सीना चाक करने पाकिस्तान के मानव बम घुसते हैं। लश्कर, जैश, इंडियन मुजाहिदीन और अब शायद ISIS, जिसके उस पार घुसपैठ की ताक में बैठे हैं, जहां न जाने कब उस पार से गोली चले, मोटार दगे, धमाका हो। आतंक की पगडंडी जीरो लाइन पर है। उसी जीरो लाइन पर पहुंचा IBN-7 का कैमरा। हमने खोजी वो जगह जहां ठीक सामने है पाकिस्तान की पोस्ट, और यही है घुसपैठ का पॉइंट। पेट्रोलिंग जो BSF की है उनके साथ बिल्कुल तारबंदी के साथ साथ ये नाइट पेट्रोलिंग की जाती है। दिन के समय भी बॉर्डर पेट्रोलिंग होती है और रात को खास करके चौकसी बरती जाती है। जैसे आप देख सकते हैं हमारे साथ जो जवान हैं पूरी तरह से लैस हैं, BP है, हेलमेट है, पूरी तरह से अगर सीमा पार से कोई फायर करता भी है तो पूरा बचाव है। और रात को बॉर्डर पेट्रोलिंग इसलिए मस्ट होती है कि जिन जिन इलाकों में नाइट डिवीज़न लगी है उसके बावजूद भी जो बीच के गैप होते हैं उनमें अगर कोई हलचल हो तो उसके ऊपर नज़र रखी जा सके, और उस पार से अगर कोशिश की जाती है घुसपैठ करने की, जिस तरह से ये वो इलाका है जहाँ पर सरकंडे बहुत ज़्यादा हैं और उस पार से कोशिश रहती है घुसपैठ की। जो जवान जहाँ पर नाइट पेट्रोलिंग करते हैं वो पूरी तरह से लैस होते हैं, सतर्क होते हैं कि अगर उस पार से कोई कोशिश होती है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। बिल्कुल तारबंदी के साथ साथ जो हर अपने नाके को लेकर दूसरे नाके तक की पेट्रोलिंग जो है ये पूरी रात होती है, दिन में भी होती है। लगातार जो सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं, चाहे वो कड़ाके की ठंड हो चाहे गर्मी के दिन हो, दिन में भी पेट्रोलिंग करते हैं और रात को खास करके चौकसी बरती जाती है। बिल्कुल जो लाइन है, जो पूरी जो तारबंदी है उसके साथ साथ, ताकि कोई भी उस पार से हलचल हो तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। यह है जीरो लाइन, यानी वो लकीर जिसके उस पार पाकिस्तान और इस पार हिंदुस्तान है। इस लकीर की सुरक्षा का काम बेहद जोखिम भरा है। एक अनुमान के मुताबिक इस जीरो लाइन, जिसे LOC भी कहा जाता है, की रखवाली में भारत और पाकिस्तान के 6,50,000 सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। लेकिन सरहद की रखवाली का पहला जिम्मा है BSF का, यानी सीमा सुरक्षा बल। 2.5 लाख जवानों की ऐसी ताकत जो दिन रात सरहद को अभेद्य बनाने की कोशिश करती है। फिर भी पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ थमती नहीं। खुद BSF का कहना है कि इस साल अब तक घुसपैठ की 62 कोशिशें की जा चुकी हैं, जबकि पिछले साल इसी वक्त तक सिर्फ 48 कोशिशें हुई थी। यानी आतंकवादी भारत में घुसने के लिए बेताब हैं और वो किसी भी हद तक जाने की तैयारी में हैं। खुफिया एजेंसियों ने घुसपैठ और बड़े हमले का एक अलर्ट भेजा है। बताया गया है कि जम्मू शहर और आसपास के इलाकों में आतंकवादी बड़ा हमला करने की फिराक में हैं। निशाने पर BSF कैंप, सेना के कैंप, सेना के स्कूल और रखवाली नाके हो सकते हैं। खुफिया एजेंसियों को भनक लगी है कि 3 से 4 आतंकवादियों के कई ग्रुप हमला बोलेंगे। ये हमला हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी कर सकते हैं। चूंकि दुनिया भर के लिए बहुत बड़ी चुनौती सिद्ध हो रही है ISI का खतरा, तो हम कम से कम उसके प्रति कॉन्शियस तो हो, एंड वी हैव बिकम कॉन्शियस, वी आर अलर्ट, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू, as I said that infiltration attempts
and what we prevented speaks for itself that we are prepared, we are cautious, we are guarded. ये अलर्ट बड़ा है। ये अलर्ट इसलिए भी बड़ा है क्योंकि तंगधार हमले के बाद ही ये जानकारी हाथ लगी है कि इराक और सीरिया में कत्लेआम मचा रहे और पेरिस में आत्मघाती हमला बोलने वाला ISIS भी भारत पाकिस्तान से लगी इसी सरहद में दहशतगर्दों को मदद दे सकता है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि 30 आतंकवादी उस पार लॉन्चिंग पैड पर तैयार बैठे हैं। उन्हें इंतजार है सर्दी बढ़ने का। जब पारा और गिरेगा और धुंध पड़ेगी तो इसका फायदा उठाकर वो भारत में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। विंटर काफ़ी हार्श हो जाती है, काफ़ी सर्दी पड़ जाती है, तो टेररिस्ट प्लेन इलाके में आ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो ख़तरा जो है वो प्लेन इलाके में जो बॉर्डर्स हैं उन पे आ जाता है। तो IB जो जम्मू का वो प्लेन इलाके में है, तो हमें इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। हमने कर ली है इसकी तैयारी। सरहद की रखवाली करने वाली BSF का काम कितना मुश्किल है इसका अंदाजा खुद जीरो लाइन पर जाकर लगता है, जहां दिन और रात के तापमान में खासी गिरावट देखने को मिलती है। जीरो लाइन या लाइन ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण रेखा 3 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते के बाद अस्तित्व में आई। 740 किलोमीटर लंबी इस रेखा के 550 किलोमीटर के हिस्से में भारत ने इसी तरह की दोहरी कंटीली बाड़ बना ली है। जम्मू के अखनूर सेक्टर में BSF की एक ऐसी ही फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचा IBN 7, ये देखने कि आखिर पाकिस्तान से घुसपैठ को कैसे नाकाम करते हैं हमारे बहादुर जवान। चारों तरफ इंसान से भी ऊंची घास, दूर तक सरकंडों के जंगल, यही है आतंक की पगडंडी। इसी इलाके में अक्सर फायरिंग की खबरें आती हैं। यहीं से फायरिंग की आड़ में आतंकवादियों की टोली घुसपैठ की कोशिश करती है। शाम की ब्रीफिंग खत्म होने के बाद BSF की जो पार्टी, जिसे हम नाका पार्टी कहते हैं, ये अपने अपने मोर्चों के लिए निकल रहे हैं। हम भी इनके साथ जाएंगे, देखें किस तरह से सीमा की रक्षा के लिए जो जवान पूरी रात वहां पर तैनात रहते हैं, किस तरह से सीमा की सुरक्षा होती है, ये हम आपको दिखाएंगे। शाम ढलते ही जीरो लाइन दूधिया रोशनी में नहा जाती है। रोशनी इसलिए ताकि दूर तक चीजें दिख पाएं। लेकिन रात में गश्ती दल के साथ गश्त करने में सबसे बड़ा जोखिम स्नाइपर अटैक का था, यानी उस पार दूर छिपा कोई बंदूकधारी टेलीस्कोप लगी गन से निशाना साधकर हमला न करे। इसीलिए गश्त के लिए निकले BSF के जवान एक दूसरे से दूरी बनाकर चलते हैं, नजरें जीरो लाइन पर लगी कंटीली बाड़ की ओर। सर्दी बढ़ने के साथ साथ ये काम मुश्किल होता जा रहा है। ठंड तो काफ़ी है, स्वेटर भी पहन रखा हूँ, जैकेट भी पहन रखा हूँ, हेलमेट भी, तो ठंड का कोई सवाल नहीं उठता। और दिन में भी पेट्रोलिंग होती है और रात में भी पेट्रोलिंग होती है, पर रात में ज़्यादा हमें चौकसी बरतनी पड़ती है। और उधर से अगर कोई भी काउंटर पार्ट से कोई भी हरकत होती है तो हम अपने उसका जवाब देते हैं। रात की बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए सबसे अहम होता है तारबंदी के बाद माउंट नाके। ये नाके कंटीली बाड़ के बाद होते हैं और हर नाके पर गश्ती दल के साथ चल रहे 3 जवान ड्यूटी पर तैनात हो जाते हैं। इन जवानों के पास रात में दूर तक देखने वाली विशेष दूरबीनें और बेहद आधुनिक हथियार होते हैं। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर BSF के नाका माउंट हैं। हम एक नाका माउंट के भीतर हैं, आप देख सकते हैं। एक जवान जो सतर्क है, पूरी तरह से नाइट विजन डिवाइस से पूरे इलाके पे नजर रखे हुए है। उस एरिया में अगर कोई हलचल होती है तो वो पीछे फोन द्वारा दूसरे को सूचित करेगा। दूसरी ओर एक उसका साथी जो है वो गन लेकर उसी पॉइंट पे खड़ा है कि अगर मूवमेंट जो देखी गई है उसका कोई आगे आता है तो उसका जवाब दिया जाए। पूरे सीमा के ऊपर अलग अलग जगह के ऊपर नाका माउंट बने हुए हैं और जो रात को टीमें निकलती हैं इन नाका माउंट के अंदर बैठ के पूरी सुरक्षा जो बॉर्डर की है ये लोग करते हैं। बटे हुए ग्रुप हैं, 3-3, 4-4 का ग्रुप होता है। अलग अलग जगह पे जो नाका माउंट बने हैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर, वहाँ पर पूरी रात चौकसी इस तरह से की जाती है। दिन के समय जवानों का ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छा होता है और वो दूर दूर तक देख सकते हैं और दिन के समय हमें कोई स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन रात के समय में जवानों की लिमिटेशंस है और वो ज़्यादा दूर तक नहीं दे सकते। इस चीज़ को कम करने के लिए हमारे पास स्पेशल इक्विपमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम दुश्मन की और सामने काउंटर पार्ट की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखते हैं। जीरो लाइन पर सिर्फ BSF की निगरानी ही नहीं है, ये वो लाइन है जिस पर पाकिस्तान में पूरी ठसक के साथ रह रहे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी
हाफिज मोहम्मद सईद की भी नजर है। एक ओर बीएसएफ का सरहद की रखवाली का जज्बा है, तो दूसरी ओर इस सरहद को छिन्न भिन्न कर भारत में कत्लेआम मचाने का उनका भयानक जुनून। इसी जुनून का चेहरा है हाफिज सईद, जो हाल के दिनों में जीरो लाइन के आसपास के इलाकों में देखा गया है। बीएसएफ के मुताबिक इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बॉर्डर के दूसरी ओर लश्कर ने आईएसआईएस से हाथ मिला लिए हैं। दिवाली के बाद बीएसएफ ने पाकिस्तानी सरहद से लगे इलाकों में अपनी व्यूह रचना या किलेबंदी और मजबूत कर ली है। आतंकवादी हाफिज सईद को बॉर्डर के उस पार सियालकोट सेक्टर में देखा गया है। समझा जा रहा है कि हाफिज सईद वहां चल रहे आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप में गया। हाफिज सईद ने भारत में घुसपैठ करवाने से पहले नौजवानों का खुद ब्रेन वॉश किया। पाकिस्तानी सरहद की रखवाली करने वाली पाक रेंजर्स की मिलीभगत के बिना ये घुसपैठ मुमकिन नहीं। वो उनके लॉन्चिंग पैड्स पर लोग हैं, लोग उनको मोबिलाइज करते रहते हैं, उनको अक्रॉस द बॉर्डर भेजने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन हमारे लोग बॉर्डर पर जो तैनात हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे ऑफिसर्स और जवान, वो सभी मुस्तैद हैं और सभी तरह से तैयार हैं उसके लिए, इसलिए उनकी हर चुनौती का सामना बड़े अच्छी तरह से कर पाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की एक पोस्ट है। वहाँ पर यहाँ से बैठे नज़र रखी जा रही है, क्योंकि उस पार पाकिस्तान के 3 बड़े गांव लूनी, बसूनी, सिंबली और खुदा, 3 गांव हैं। यहाँ पर आतंकियों के लॉन्चिंग पैड हैं और वहीं से आईएसआई जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है, वो आतंकियों को इस ओर धकेलने की कोशिश करती है। ये एक यहाँ पर सिस्टम लगा हुआ है जो पूरे बॉर्डर के ऊपर नज़र रखता है। कहीं भी कोई हलचल होती है तो यहाँ पर बैठा जवान जो है वो उसे तुरंत देख लेता है और फिर अपने दूसरे जो नाका है, जहाँ अधिकारी हैं, उन लोगों को सूचित किया जाता है। IBN-7 ने जीरो लाइन पर पूरा एक दिन बिताया। हमारा कैमरा और रिपोर्टर गश्ती दल के साथ सुबह भी सरहद की ओर गए और देर रात भी। बीएसएफ के इन जवानों की जिंदगी की शुरुआत सुबह 6 बजे से होती है। सबसे पहले फॉरवर्ड पोस्ट से कुछ ही फासले पर बने मंदिर में देवी की आराधना। इसके बाद बीएसएफ के जवानों को मिशन दिया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर हथियारों को लोड करके ये जाबाज निकल पड़ते हैं उस रखवाली पर, जिसकी वजह से हम और आप सुकून से अपने अपने घरों में चैन से रहते हैं। दिन के समय हम उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में करवाते हैं ताकि वो उनका मोराल हाई रहे, और टीवी वगैरह का भी पोस्ट पर अरेंजमेंट है। इसके अलावा उनकी कोई भी समस्या होती है छुट्टी से संबंधित या उनकी घरेलू समस्या, उसको समय पर सुना जाता। 3 दिन की कड़ी ड्यूटी के बाद जवानों को वक्त मिलता है अपनी बैरक में आराम करने का, घर वालों से बातें करने का, और कुछ मौज मस्ती करने का। मस्ती के साथ कई बार खेलकूद भी होता है। भले ही ये जवान कड़ी ड्यूटी देते हों, लेकिन जैसे ही समय मिलता है मनोरंजन के लिए अपनी बैरक में अपने दोस्तों के साथ नाच गाकर अपना समय व्यतीत कर ही लेते हैं। घर वालों की बहुत कम याद आती है। जब कभी अकेले में होते तब कभी घर वालों का ध्यान जाता, बाकी तो हम लोग एक दूसरे से इतने घुले मिले हैं कि हमें घर की कम यहाँ की याद आती है। हम घर जाते हैं तो कभी अकेला महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ कभी महसूस नहीं किया अपने आप को अकेला। ऐसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमारा क्या है, नेटवर्क की थोड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे घर में ठीक ठाक बात नहीं हो पाता है, परेशानी है। ड्यूटी के दौरान आते हैं जब, तो ठीक से बात नहीं कर पाते हैं हम। बाकी ऐसे कोई परेशानी नहीं है। दिन में कड़ी ड्यूटी, फिर खेल, फिर मस्ती, और रात को फिर कड़ी ड्यूटी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बैरक पूरी तरह से खाली है। जितने भी जवान जहां पर हैं वो अपनी ड्यूटी के लिए निकल चुके हैं, सरहद की रक्षा के लिए। इस तरह से होती है सीमा की रक्षा। कैमरामैन राजवी के साथ पवन शर्मा, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, IBN-7।
जीरो लाइन से आइए अब आपको इंडिया 9 बजे में लिए चलते हैं हरियाणा, जहां फतेहाबाद में आपको याद होगा शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और एसपी संगीता कालिया के बीच जमकर बहस हुई। इस बहस के बाद सरकार ने संगीता कालिया का तबादला कर दिया है। अभी यह मामला शुरू हुआ है, माना जा रहा है कि यह मामला और तूल पकड़ेगा। इस मामले में SC/ST आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव से 1 हफ्ते के अंदर जांच रिपोर्ट मांगी है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीर कष्ट निवारण समिति की बैठक की है। एक शिकायतकर्ता ने जब इलाके में नशे पर रोक की मांग की तो बैठक में मौजूद हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने SP संगीता कालिया से इस पर जवाब मांगा। इसके बाद कैसे 2 पदों की मर्यादा तार-तार हुई, ये तस्वीर उसी की गवाही देती है। आपने नहीं चलो वहाँ बता दिया, वहाँ बता दिया। ऐसे इशू थोड़े ना बनता, ये में से 10 महीने हो गए बैठे कब आए भाई बता। नहीं आप मुझे बताओ, आपको इन्होंने नीचे पुलिस को बता दिया, कुछ जरूरी बात के लिए आपके पास आए। सर मैं तो अपनी नीचे पुलिस क्या कर रही है, मेरी बात सुनो, नीचे पुलिस क्या, हमारी पुलिस काम कर रही है सर। 2500 पर्चे तो काम कर रही है, तो शराब क्यों बिक रही है? काम कर रही है 2500 पर्चे हम इस साल 2500 पर्चे कर रहे हैं, पर्चा काट के शराब को बिकती है। आपका काम हम तो रोकना, हमारा काम जितना उसमें आ रहा है उतना तो हम कर ही रहे हैं। अब कोर्ट वाला आ रहा है, आपके सामने बता रहे हैं एक बिक्री है वहाँ पे, वो तो सर जमानत पे आके फिर बेचना शुरू कर देगा। जिम्मेवारी रोक रहा हूँ सर, हम थोड़ी उनको जान से थोड़ी ना मारते हो, आगे फिर करेगा अपना काम शुरू। आप बताएं हम क्या आप लिखवा रहे हो, मतलब तो ये हो गया अकेला हमारा मतलब पुलिस लिखवा रही है। अगर आपकी ये सोच है सरकार तो आप किसी बैठे कुछ नहीं हो सर। सरकार लिखवा रही है, सरकार लाइसेंस सरकार लिखवा रही है, सरकार को कह रहे हो आप आगे ना जाए यार, हम भी पीछे खड़े थे मारना यार, तब आगे हम नहीं कर रहे, किसी ने कहा नहीं सरकार जायज देती है, नजायज तो नहीं बोलती। हम नहीं बिकवा रहे सर, हम पर जो नहीं सर, ये गलत बात आप मैं ये भेज रहा हूँ सरकार इस प्रकरण के बाद हरियाणा सरकार ने SP संगीता कालिया का तबादला मानेसर के रिजर्व बटालियन में कर दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने इस पूरी घटना पर रिपोर्ट मांगी। जैसे ही SP कालिया की तबादले की खबर फैली, फतेहाबाद में इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। इस बीच नेशनल SC/ST आयोग ने भी पूरे मामले पर सूबे के मुख्य सचिव से हफ्ते भर के भीतर रिपोर्ट तलब की है। हरियाणा सरकार ने तबादले को सामान्य प्रक्रिया बता दी। वो सफलता नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, तो इस सरकार का दायित्व बनता है कि हर हालत में अवैध शराब रोकनी चाहिए। उसके लिए स्थानांतरण प्रक्रिया है, तो अवैध शराब रोकी जाएगी, तो जो नया व्यक्ति आएगा वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेगा। सरकार कुछ भी कहे, लेकिन इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। विज ने मुख्यमंत्री के पास संगीता कालिया की शिकायत की है, तो कालिया ने DIG के पास विज की। कथित हरियाणा पुलिस एसोसिएशन की तरफ से महिला SP के खिलाफ ज्यादती की हालत में आंदोलन की धमकी दी गई है, यानी ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN7।